गुड मॉर्निंग। आज की हम इस क्लास में पढ़ेंगे आवेश घनत्वों के बारे में, सतत आवेश वितरण के बारे में और विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण, अगर मान लो कोई बिंदु आवेश है, ये एक बिंदु आवेश है तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसके कारण तीव्रता वगैरह निकाल सकते हैं। द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, उसके कारण निकाल सकते हैं हम। कोई तीन बिंदु आवेश है, उसके कारण यहाँ तीव्रता निकालनी है तो तीनों के कारण अलग अलग निकाल कर जोड़ देंगे। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी छड़ है, कोई चालक छड़ है, इस पर आवेश लगातार वितरित है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते कि कितने बिंदु हैं इसमें। जैसे मान लो यहाँ एक हम इस तरह की एक लोहे की रॉड ले लें, एक लोहे की छड़ ले लें और उसको आवेशित कर दें तो उसमें कितने बिंदु हो गए उन्हें गिना नहीं जा सकता। अरबों खरबों छोटे छोटे पॉइंट हो गए इसमें। तो इस तरह से जो आवेश बटा होता है उसे कहते हैं सतत आवेश वितरण। सतत मतलब लगातार आवेश बिछा हुआ है। तो यदि किसी वस्तु में आवेश अनेक बिंदुओं पर है जिन्हें गिना नहीं जा सकता, उसे कहते हैं सतत आवेश वितरण। इसको तीन प्रकार में बांटा गया है, जिसमें पहला है रेखिक या रेखीय कह दो आवेश वितरण। रेखिक या रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेखिक आवेश वितरण, अगर मान लो कोई वस्तु इस तरह की है, रेखिक वस्तु है, कोई वस्तु मान लो तार की तरह है, तार सीधा भी हो सकता है, मुड़ा हुआ भी हो सकता है, कोई सर्कल है, कोई रिंग है मान लो, कुल मिला के एक पतला सा तार है। इस पर जो आवेश बिछा हुआ होगा, इस पर जो आवेश पूरे पर बटा होगा, उसे कहते हैं रेखिक आवेश वितरण। इसे कहते हैं रेखिक आवेश वितरण। तो रेखिक आवेश वितरण की परिभाषा हो गई, किसी रेखिक वस्तु यानी कि एक विमीय वस्तु की लंबाई पर यदि आवेश वितरित है, किसी रेखिक वस्तु की लंबाई पर यदि आवेश वितरित है तो उसे कहते हैं रेखिक आवेश वितरण। इसी से संबंधित एक भौतिक राशि है रेखिक आवेश घनत्व। रेखिक आवेश घनत्व, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखिक आवेश घनत्व, अगर मान लो इस पर टोटल आवेश है Q और इसकी टोटल लंबाई है L, तो ये हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल लंबाई, रेखिक आवेश घनत्व। अगर पूरे पर आवेश एक समान नहीं है, कहीं पर पास पास है, कहीं थोड़ा सा दूर हो गया, तो घनत्व कम ज़्यादा हो गया, तो हम पूरे का एक साथ नहीं निकालते हैं, फिर हम एक छोटे से पोर्शन का निकालेंगे। उसके लिए चलो मान लेते हैं इस पे एक छोटा सा पोर्शन dl, एक छोटा सा पोर्शन, एक छोटा सा एलिमेंट, तो इसको कहेंगे इसके लंबाई का अनंत सूक्ष्म अल्पांश, इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट। एक सेगमेंट है, एक एलिमेंट है, एक टुकड़ा है ये लंबाई का, तो फिर हम L की जगह dl लेंगे। dl का मतलब थोड़ी सी लंबाई,
और मान लो इस छोटी सी लंबाई पर आवेश है dq, तो फिर यहाँ आवेश की जगह लेंगे dq। तो अगर आवेश का वितरण एक समान है तब तो हम ले लेते हैं कुल आवेश बटे कुल लंबाई। लेकिन अगर आवेश का वितरण एक समान नहीं है तो फिर हमें इस पर एक छोटा सा अल्पांश लेना पड़ेगा, तब होगा ये dq बटे dl। तो परिभाषा यही हो गई, रेखिक आवेश वितरण वाली वस्तु की इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा, लंबाई नीचे है तो किसी वस्तु की इकाई लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो कूलाम प्रति मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम और ये मीटर, और ये फॉर्मूला हो गया रेखिक आवेश घनत्व का। तो एक आवेश वितरण तो ये हो गया रेखिक आवेश वितरण, इसी से संबंधित घनत्व हो गया, यानी कि एक भौतिक राशि हो गई। ये इसका फॉर्मूला हो गया, जो डेफिनेशन भी इसी से हो जाएगी, और ये मात्रक हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा वाला। दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण। इसको कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पृष्ठीय आवेश वितरण, ये जो थी इसमें तो वस्तु लंबी होती है और इसमें सरफेस नुमा होती है, यानी कि आवेश किसी वस्तु की सतह पर, जैसे चौक है जो सिलेंड्रिकल है, इसके मान लो चारों तरफ सरफेस पर आवेश है, अंदर नहीं है, केवल सरफेस पर है। या मान लीजिए हम एक धातु की शीट ले लें, एक मेटल की शीट ले लें, इस तरह से स्क्वायर ले लें, रेक्टेंगुलर ले लें, या कोई भी शेप ले लें, और इस पर पूरे पर आवेश वितरित है। तो इसे कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, किसी वस्तु के यदि पृष्ठ पर आवेश वितरित है तो उस वितरण को कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। यदि आवेश किसी वस्तु के सतह पर वितरित है तो उस वितरण को कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। फिर इसी से संबंधित एक भौतिक राशि लेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्मॉल सिग्मा से, पृष्ठीय आवेश घनत्व को। जैसे रेखीय आवेश घनत्व इकाई लंबाई पर नपता है, उसी तरह से पृष्ठीय आवेश घनत्व इकाई क्षेत्रफल पे नपेगा। तो हम इस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, एक छोटा सा अल्पांश ले लें, जिसका क्षेत्रफल मान लेते हैं dA। इसके क्षेत्रफल को dA या ds दोनों से डिनोट करते हैं। S मतलब सरफेस और A मतलब एरिया, तो दोनों यूज कर सकते हैं। तो हम A ले लेते हैं, और इस पर आवेश है dq। तो इस छोटे से अल्पांश पर ये तो हो गया आवेश और ये हो गया क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आवेश बटे क्षेत्रफल, यानी कि इकाई क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। तो परिभाषा क्या हो गई, किसी आवेशित पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा ऊपर कूलाम, नीचे मीटर स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला, इसका मात्रक, डेफिनेशन वगैरह हो गई। तो ये हो गया दूसरा वाला वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, और इससे संबंधित ये घनत्व हो गया, एक भौतिक राशि हो गई, ये इसका फॉर्मूला और ये इसका मात्रक। तो इस तरह से दो वितरण हो गए। ऐसे ही एक और वितरण है। अच्छा, इधर अगर मान लो इस पर पूरे पर आवेश एक समान है तो हम इसको कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इतना ही रहने देते हैं। तीसरा लेते हैं आयतन आवेश वितरण।
थर्ड है आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी बाद में, पहले डिस्ट्रीब्यूशन। आयतन आवेश वितरण के लिए वस्तु भी आयतन रूपी होनी चाहिए। जैसे मान लो हम एक क्यूब ले लें, घन ले लें, घनाभ ले लें, गोला ले लें, इस तरह की आकृति जिसमें सतह पर भी आवेश और अंदर भी पूरे आयतन में आवेश होना चाहिए। चालक नहीं लेना है, चालक में तो सारा आवेश सतह पर ही आ जाता है, कुचालक लेते हैं। तो इसमें मान लीजिए आवेश पूरे में फैला हुआ है, सरफेस पर भी है और इसके अंदर भी है। तो इस तरह के वितरण को कहते हैं आयतन आवेश वितरण। तो इसकी परिभाषा हो गई, यदि आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में वितरित है, यदि आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में वितरित है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। फिर इसी से संबंधित जो घनत्व होगा वो होगा आयतन आवेश घनत्व, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसको डिनोट करते हैं रो से, इस सिंबल को रो कहते हैं। ये भी ग्रीक भाषा का ही है, अल्फा, डेल्टा, लैम्डा, सिग्मा, रो, जहाँ भी सब सेम ही है, एक ही लैंग्वेज से हैं। तो आयतन आवेश घनत्व के लिए आयतन लिया जाएगा नीचे dQ/dV। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, आयतन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं जिस पर आवेश dQ और आयतन dV। तो ये बन गया इकाई आयतन में आवेश की मात्रा, ये हो गया आयतन आवेश घनत्व। और इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, किसी आवेशित वस्तु के इकाई आयतन में आवेश की मात्रा किसी आवेशित वस्तु के एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को उस वस्तु का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब, ये इसका मात्रक हो गया। तो ये तीसरा वाला हो गया वितरण और उससे संबंधित घनत्व। तो इस प्रकार से तीनों आवेश घनत्व हो गए, रेखिक, पृष्ठीय और आयतन। अब हम इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। अब हम ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतत आवेश वितरण के कारण। सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम लेते हैं रेखिक आवेश घनत्व के कारण। रेखिक आवेश वितरण के कारण जो अभी हमने तीनों पढ़े हैं, तीनों के लिए ही हम तीव्रता भी निकाल के देखेंगे। तो एक एक करके लेते हैं बारी से। सबसे पहले रेखिक आवेश वितरण लेते हैं। मान लीजिए ये एक तार है, इस तरह से कोई टेढ़ी मेढ़ी शेप का है, इस पर पूरे पर आवेश वितरित है। इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हमें पता है। और मान लो ये एक पॉइंट है P, जहां हमें तीव्रता चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। तार का एक छोटा सा टुकड़ा, ये थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया मैंने।
जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा लेना होता है इसे, इनफाइनाइट स्मॉल, लेकिन थोड़ा दिखे इसलिए मैंने इतना लिया है। इस पर आवेश मान लेते हैं डी क्यू, क्योंकि ये अल्पांश है तो आवेश भी अल्प होगा, बहुत कम होगा, और इसकी लंबाई डी एल। यहां से इस बिंदु P को मिला देते हैं, तो ये जो दूरी है ये हो गई r मान लेते हैं, और चूंकि हमने इसमें डायरेक्शन शो की है तो चलो वेक्टर बना देते हैं। अब ये जो छोटा सा टुकड़ा है ये इतना छोटा है कि इसको हम बिंदु मान सकते हैं, पॉइंट मान सकते हैं। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E = kq/r² होती है। k कांस्टेंट 1/4πε0, q आवेश हो गया, बिंदु आवेश, और दूरी हो गई r²। और अगर डायरेक्शन लेते हैं तो ऐसे ले लेते हैं r कैप लगाकर, अगर इसको वेक्टर बनाना है तो इधर r कैप लगा देते हैं। तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे, इस dl अल्पांश के कारण यहां पर बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। dl अल्पांश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अभी मैंने कहा है कि dl अल्पांश को बिंदु मान सकते हैं, तो क्यों ना हम इसी फॉर्मूले को यूज कर लें, तो यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। लेकिन यहां आवेश q की जगह dq आएगा। ये जो अल्पांश है हम भले बिंदु ले रहे हैं लेकिन इसका आवेश हमने dq माना है, q तो पूरा है, तो dq टोटल आवेश है q तो dq हो गया। और यहां से यहां तक r है ही, बाकी तो सब चीजें सेम रहेंगी, लेकिन इसके आगे भी d लगेगा। d लगने का मतलब हो गया ये de कहलाएगा। d और e अलग अलग नहीं है, ये de का मतलब है कि e का थोड़ा सा मान, dq का मतलब आवेश का थोड़ा सा मान। तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस छोटे से अल्पांश के कारण, लेकिन हमें चाहिए संपूर्ण तार के कारण। संपूर्ण रेखिक आवेशित वस्तु के कारण तीव्रता। हमें यहां से यहां तक पूरे तार की वजह से तीव्रता चाहिए, तो हमें इसके छोटे छोटे अनेक अल्पांश लेने पड़ेंगे, सभी के कारण ऐसे तीव्रता निकालेंगे और फिर उनको जोड़ेंगे। तो ऐसे एक एक करके जोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो de तो हो जाएगा e, हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन तो हो जाएगा e, और इस साइड जब समाकलन लगाएंगे तो k को तो बाहर रख लेते हैं क्योंकि k तो कांस्टेंट है, बाकी सब इंटीग्रेशन में रहेगा। ये dq/r² और r कैप ये सब समाकलन में क्यों रहेगा, क्योंकि आप अल्पांश जब अलग अलग स्थान पर लोगे, अलग अलग जगह पर लोगे, तो ये जो r² है ये वाली डिस्टेंस ये चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ है तो ये दूरी बढ़ गई, यहाँ कम हो गई, तो r एक चर राशि है, एक वेरिएबल है। ऐसे ही देखो अभी इसकी दिशा डायरेक्शन नीचे की तरफ है, अब जब यहाँ एलिमेंट लोगे तो ऐसे तिरछी हो जाएगी डायरेक्शन, तो दिशा भी बदलेगी, तो ये भी चर राशि है तो इसको भी अंदर ही रहने देंगे। और ये एक अल्पांश है dq है, इसको समाकलन के बाहर नहीं निकालते हैं क्योंकि ये dq से q तभी बनेगा, ये dq हटेगा ही तब जब इंटीग्रेशन में, तो ये तो समाकलन का रूल है। इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पर जो k है वो वही है 1/4πε0, तो बार बार आएगा इसलिए k चल रहा है ये। हम इस dq को चेंज कर सकते हैं, एक फॉर्मूला भी हमने ये पढ़ा था, λ dq/dl, अभी जस्ट इससे पहले। तो dl को इससे मल्टीप्लाई करो तो dq इक्वल टू हो जाएगा λ × dl, तो इस dq की जगह रख देंगे λ × dl।
अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। बस इतना ही करना है इसमें। अभी इसको आगे सॉल्व करने के लिए आपको पर्टिकुलर एक शेप दी जाएगी, जैसे सीधा तार दे दिया, सर्कुलर तार दे दिया कोई, तो फिर आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, वहाँ पर डीएल वगैरह का समाकलन सॉल्व हो सकता है। तो अलग अलग आकृति के लिए इसको थोड़ा अलग अलग तरह से सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें इसमें अभी यहीं तक पढ़ना है। रेखिक आवेश वितरण के कारण तीव्रता ज्ञात करने का ये मेथड है, ये इसका फॉर्मेट हो गया। तो ये हो गया किसी रेखिक आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किसी पॉइंट P पर। तो एक के कारण तो ये हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं। दूसरा लेते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण। पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण तीव्रता, तो उसके लिए डायग्राम उसी के हिसाब से बनाएंगे हम। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, जरूरी नहीं हम सरफेस कोई प्रॉपर शेप लें, मैं तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ले रहा हूँ, आप आयत वर्ग कुछ भी ले सकते हैं। इस पर पूरे पर आवेश फैला हुआ है, पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लेते हैं सिग्मा। अच्छा इधर देखो एक बार, अगर मान लो इस लैम्डा को बाहर लेना चाहें तो ये तभी लिया जा सकता है जब ये एक समान है, रेखीय आवेश घनत्व, यानी आवेश का वितरण जब एक समान होता है तो ये कांस्टेंट होता है, ये बाहर आ सकता है, अन्यथा अंदर रहेगा और इसके लिए कोई कंडीशन दी होगी। तो इस तरह से कि ये सरफेस है, एक पृष्ठ है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो हम इसमें एक छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं। इसका क्षेत्रफल dA और इस पर आवेश dQ। यहाँ एक बिंदु P ले रहे हैं जिस पे हमें तीव्रता चाहिए, तो इसको यहाँ से मिला देंगे R वेक्टर, इसके सेंटर से मिला देते हैं इसे। तो R वेक्टर पहले की तरह ही हमने लिया है, अल्पांश पे आवेश, अल्पांश का क्षेत्रफल। तो इस बार चेंज हुआ है dl, तो dl की जगह इस बार आएगा dA। तो dA अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वो सेम हो जाएगी जैसे रेखीय अल्पांश के कारण, क्योंकि ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है, ये जो छोटा सा अल्पांश है, इसको हम बिंदुवत मान सकते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई है। अगर हमें इस पूरे सरफेस के कारण तीव्रता चाहिए तो पहले की तरह ही संपूर्ण आवेशित पृष्ठ के कारण अगर पूरे पृष्ठ के कारण तीव्रता चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, ये तो बन जाएगा E, इसमें K बाहर आ जाएगा और अंदर वाला सब ये, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस चेंज इसमें होगा क्योंकि इस बार जो फॉर्मूला लेंगे वो लैम्डा की बजाय सिग्मा का लेंगे, और सिग्मा में आता है नीचे एरिया, तो DQ इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा dA। तो लैम्डा की जगह तो आएगा सिग्मा और इसकी जगह आएगा A। तो पिछले में और इसमें काफ़ी समानताएं हैं, बस इतना सा चेंज हुआ है क्योंकि इस बार इकाई क्षेत्रफल के लिए लेते हैं हम, और पृष्ठीय अल्पांश जो है वो क्षेत्रफल के रूप में है। तो ये हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब हम तीसरा वाला लेते हैं, आयतन आवेश वितरण, उसके कारण तीव्रता देखेंगे। आयतन आवेश के कारण, आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु P पर तीव्रता चाहिए हमें। पहले की तरह वही हम आयतन लेंगे और उसका फिर अल्पांश लेंगे, तो देखिए इसे भी
ऑब्जेक्ट मैं वही टेढ़ी मेढ़ी ले रहा हूँ इस तरह से, यानी इसकी सतह ऊबड़ खाबड़ ली है मैंने, सीधी भी ले सकते हैं, समतल भी ले सकते हैं। इस पर पूरे पर आवेश फैला हुआ है, इसका आयतन आवेश घनत्व है रो, और ये एक बिंदु P है जहां हमें तीव्रता चाहिए। तो इसके लिए यहां पर एक छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं, अल्पांश इस क्यूब के रूप में दिखा देते हैं। अल्पांश को प्रॉपर शेप में रखेंगे। इस पर आवेश dq और इसका वॉल्यूम dv, आयतन dv, और इसको यहां से ऐसे मिला देंगे, ये r वेक्टर। तो पहले की तरह ही हम क्या करेंगे, इस छोटे से आयतन अल्पांश को बिंदुवत मान लेंगे। तो dv अल्पांश के कारण बिंदु P पर तीव्रता हो जाएगी dE इक्वल टू k dq r स्क्वायर r कैप, यानी सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो बिंदु आवेश की तरह ही है। अब हम लिख देते हैं संपूर्ण वस्तु के कारण, संपूर्ण आवेशित वस्तु के कारण तीव्रता, पूरा जो ये आयतन रूपी जो भी वस्तु है इसके कारण तीव्रता। तो इसके लिए हम वो इसका समाकलन करेंगे, तो dE हो जाएगा E, k बाहर आ जाएगा और इसका समाकलन में ये ऐसे रह जाएगा। लेकिन ये चेंज होगा, इस बार लेंगे यहाँ पर रो और यहाँ पर लेंगे आयतन V। तो dq की जगह लिखेंगे रो इंटू dV, तो रो इंटू dV। तो इस तरह से ये हो गया किसी सतत आवेश वितरण वाली आयतन रूपी वस्तु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने आज पढ़ा 3 प्रकार के सतत आवेश वितरण और उनसे संबंधित आवेश घनत्व, उनके फॉर्मूले, डेफिनेशंस, यूनिट वगैरह। और उन तीनों आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से निकालेंगे, उसके बारे में हो गया। तो ये टॉपिक इतना ही है, ये कंप्लीट होता है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक का नाम है विद्युत फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स इंग्लिश का ही टर्म है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको फाई ई से डिनोट कर देते हैं, या केवल फाई यूज कर लेंगे फिलहाल, कोई फर्क नहीं पड़ता। ई मतलब इलेक्ट्रिक, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस तरह से यूं रखी हुई है बोर्ड के लंबवत। जैसे मान लो ये क्यूब है, घन है, मैं अगर मान लो इधर वाली सरफेस को मिटा देता हूँ, तो ये वाली जो सरफेस है ये इधर वाली तो सरफेस है। तो इस तरह से मैं पहले से ही एक सरफेस इधर ले लेता हूँ, और विद्युत क्षेत्र इसको काटते हुए निकल रहा है, ऐसे इधर से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। तो विद्युत क्षेत्र मान लो इधर से आ रहा है, तिरछा इस सरफेस को काटते हुए जा रहा है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। ये जो सरफेस है ये इस तरह से रखा हुआ है, तो सरफेस पर एक अभिलंब डालेंगे इधर की तरफ, तो सरफेस का जो अभिलंब है उधर की तरफ ही इसका क्षेत्रफल सदिश होता है dA। ये जो पृष्ठ है ये छोटा सा है, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं dA। किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके सरफेस के लंबवत होती है। जैसे मान लो ये हथेली है, ये ऊपर की तरफ एक सतह है, तो इसका जो अभिलंब होगा ऊपर की तरफ होगा, तो इस सतह का जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल की जो दिशा है वो ऊपर की तरफ होगी।
लेकिन इस बार मैंने सतह ऐसे लिए तो इसकी दिशा या तो इधर लेंगे या इधर लेंगे। चलो मैंने मान लिया अभी इसकी दिशा इधर है, तो इस पृष्ठ का एक छोटा सा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल है dA, तो इसका जो सदिश होगा वो इधर हो जाएगा dA वेक्टर। मान लेते हैं ये जो एंगल है ये है थीटा, विद्युत क्षेत्र इसके साथ बना रहा है, तो इसका हम इधर एक घटक लेंगे E cos थीटा। जिधर एंगल होता है उधर वाला घटक कॉस में आ जाता है। तो हमने क्या किया है, सतह के लंबवत एक क्षेत्रफल सदिश ले लिया और जो विद्युत क्षेत्र यहां से निकल रहा था तिरछा, उसका क्षेत्रफल की दिशा में एक घटक ले लिया। अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं, एक तो ये घटक जो आया था E cos थीटा और दूसरा dA, इनका गुणनफल कहलाता है विद्युत फ्लक्स। ये अल्पांश है, अल्प राशि है, तो इधर भी अल्पांश ही लेंगे, थोड़ा सा ही मान होगा। तो डेफिनेशन हो जाएगी इससे, किसी पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक, भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इधर है ना, लेकिन इसका घटक इधर लेना है पृष्ठ के लंबवत। तो किसी पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल का गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक तो ये हो गया और ये पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, इन दोनों का गुणनफल कहलाता है विद्युत फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन हो गई फ्लक्स की, किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विद्युत क्षेत्र के वो पृष्ठ के लंबवत घटक तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल का गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है उस पृष्ठ के लिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E dA cos थीटा, क्योंकि गुणा में है, तीनों अदिश राशियां हैं, क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी क्रम से ले लो। तो E के साथ ये ले लेते हैं, तो d फाई इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E डॉट dA। ये एक अदिश राशि है, ये दोनों सदिश राशियां हैं, तो इन पर वेक्टर आएगा। और यहाँ कॉस आ रहा है तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ A की जगह तो E आ गया, B की जगह dA आ गया, तो ये जो है ए बी कॉस थीटा ये इस रूप में लिखा हुआ है, तो इससे हम ये लिख सकते हैं, तो फिर इससे ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया फ्लक्स का मान E और dA के अदिश गुणनफल के रूप में। तो हम यहां से भी परिभाषा बोल सकते हैं जो कि इजी भी पड़ती है, किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश का बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल सदिश का बिंदु गुणनफल थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो ये इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ये हो जाएगा विद्युत फ्लक्स। ये जो विद्युत फ्लक्स है ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका मान पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकते हैं। अच्छा, इसका यूनिट देखिए, तो मात्रक इन दोनों से बनाएंगे। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, दोनों कैपिटल में रहेंगे, और क्षेत्रफल का होगा मीटर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से ये मात्रक हो गया। एक मात्रक और होता है, इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है, और ये मीटर स्क्वायर। तो इस मीटर से ये मीटर कट जाएगा, यानी कि ये बच गया वोल्ट इंटू मीटर। तो आप कोई सा भी यूनिट यूज कर सकते हो, एन, सी और वी तीनों कैपिटल में है, एम स्मॉल में। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम
और वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट मीटर, तो कोई सा भी यूनिट लिख सकते हैं। अगर विमा निकालनी है इसकी तो इन दोनों की विमा लिख देंगे, या इस मात्रक से रख दो। यहाँ न्यूटन बल के लिए है, बल की विमा आ जाएगी। यहाँ दूरी जैसे न्यूटन बल, बल की विमा mL/t-2, दूरी की विमा L है तो ये स्क्वायर, और नीचे आवेश की विमा है AT, तो इससे आ जाएगा m L1 और 2 3, t ये भी जाकर माइनस हो जाएगा तो -3 और A इनवर्स। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में ये बेसिक जानकारियां हो गई। फ्लक्स का मान पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कॉस की वैल्यू पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक तो इस फ्लक्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, इससे संबंधित और भी चीज़ें विद्युत फ्लक्स के बारे में, और इसी से रिलेटेड एक नियम है गाउस का नियम, गॉस लॉ। बहुत काम का है वो नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी सहायता से 3 डेरिवेशन भी हैं अपने सिलेबस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। तो इस चैप्टर में बस अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, तो हमें ये गाउस का नियम पढ़ना है और उसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं, और कोई एक आध टॉपिक और है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। बाय।